हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मासाइन में। आज हम लोग बात करने वाले बी फॉर्म 4 सेमेस्टर के जिसका सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट। उसका हम 2019-20 का क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे इसमें। तो हमने पिछले वीडियो में जो है सेक्शन ई का जो सॉल्व कर लिया था हमने 2019-20 का फार्माकोलॉजी फर्स्ट का, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सेक्शन ए 10 क्वेश्चन हमने कर लिया था 2 नंबर के। आज हम लोग देखते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी में जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम देखेंगे। उसके बाद सेक्शन सी में देखेंगे हम लोग 7 क्वेश्चन, उसको सब सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन डिटेल्स। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिकली 2 यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन है इसमें। तो फार्माकोविजिलेंस क्या है और उसको जो डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स कितने फेज के होते हैं उसको हमें। तो इसमें जो सेक्शन बी में आंसर लिखे गए हैं, मतलब इसमें सेक्शन बी सेक्शन सी मिला के जो आंसर लिखे गए हैं इसमें क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखे गए हैं और बहुत ही आसानी से इसको वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसे याद भी कर सकते हैं। PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको आसानी से सब जो है आंसर पैटर्न वाइज लिखे गए आसानी से समझ में आए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया और ट्रिक के साथ इसको बताया गया है कैसे हमें याद करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द फार्माकोविजिलेंस। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड विजिलेंस। फार्माकोन मतलब ड्रग एंड विजिलेंस मतलब वॉचिंग। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ और एनी अदर मेडिकल वैक्सीन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, ये एक्टिविटी मतलब साइंस है फार्माकोविजिलेंस। कौन से किससे रिलेटेड एक्टिविटी है, जैसे हम किसी भी ड्रग का डिटेक्शन मतलब उसका पता लगाते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका समझ मतलब उसके बारे में समझ रखते हैं या फिर उसका रोकथाम करते हैं मेडिसिनल वैक्सीन से रिलेटेड प्रॉब्लम को, तो इसे हम फार्माकोविजिलेंस कहते हैं। ऑल मेडिसिन एंड वैक्सीन अंडरगो rigorous testing for safety and efficacy through clinical trials before they are authorized for use। मतलब जब उसे यूज करने से पहले हमें उसे क्लिनिकल ट्रायल से पास करना होता है उसकी मेडिसिन को। तो इसका पर्पस क्या है फार्माकोविजिलेंस का, उसको देखते हैं। फार्माकोविजिलेंस इंश्योर द rigorous testing of clinical drugs to improve patient care and reduce the risk of negative side effect। मतलब कोई भी ड्रग अगर बनती है तो उसका पहले हम मतलब उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है कि वो दवा सही है या गलत है, उसका कितना एडवर्स इफेक्ट है, उसका कितना साइड इफेक्ट है या थेराप्यूटिक इफेक्ट उसका कितना है, ये सब चेक करने के लिए हमें उसका क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता है। तो फार्माकोविजिलेंस का मेन पर्पस क्या होता है कि वो जो क्लिनिकल ड्रग्स हैं उसको टेस्टिंग को इम्प्रूव करता है, पेशेंट की केयर करता है, उसके हिसाब से कैसे दवा को बनाना है उसका ख्याल रखता है। तो ये हो गया हमारा पर्पस हो गया फार्माकोविजिलेंस का। इसका गोल्स क्या है फार्माकोविजिलेंस का, इसको हम इस प्रकार फ्लो चार्ट में, यहाँ पे जगह की कमी थी तो हमने एक में लिख दिया है, आप इसको एक पेज में आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें गोल्स क्या है फार्माकोविजिलेंस का, पहला है कि टू प्रोमोट सेफ, इफेक्टिव एंड रेशनल यूजेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। मतलब इसको जो इफेक्टिव एंड रेशनल यूज के लिए फार्मास्यूटिकल्स का इसका मेन गोल्स ये है। और इसके कौन कौन से गोल्स है, टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट ADRS, टू पार्टिसिपेट इन द कम्पिटिटिव असेसमेंट ऑफ पोटेंशियली बेनिफिशियल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, टू आइडेंटिफाई रिस्क एसोसिएटेड विद यूज ऑफ मेडिसिन। मतलब मेडिसिन के साथ कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं उसको हमें एसोसिएट करने के लिए हम इसको फार्माकोविजिलेंस का यूज करते हैं। टू इनहांस पेशेंट सेफ्टी एंड कैरी इन रिलेशन टू यूज ऑफ मेडिसिन। मतलब इसका जो गोल्स है मेरे बेसिकली इस प्रकार से कि पेशेंट की देखभाल कैसे रखते हैं, मेडिकेशंस का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, उसका मतलब यूज सही है या नहीं है, उस सबको हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं फार्माकोविजिलेंस में। तो यहाँ फार्माकोविजिलेंस का यहाँ पे एम हो गया, पर्पज हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन इसके कैसे होता है फार्माकोविजिलेंस का, उसको देख लेते हैं, जिसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें जो है डॉक्टर, फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मैन्युफैक्चरर्स मिलकर क्या करते हैं, ड्रग का रिपोर्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका इनिशियल एनालिसिस करते हैं। और जो फार्माकोविजिलेंस होते हैं या फिर जो एडवाइजरी कमेटी होती है वो भी इसका क्या करता है कि डाटा कलेक्शन करता है, इसका इनिशियल एनालिसिस करता है ड्रग का कि कैसे यूजफुल है इसमें। तो क्या होता है कि इसमें जब रेगुलेटरी एंड इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स आके उसका जब डाटा कलेक्शन करते हैं उसका, तो इसमें क्या देखते हैं कि वार्मिंग रिस्क देखते हैं, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड रिकॉल। मतलब इसमें देखते हैं कि क्या इसमें थेरापेटिक यूज है या क्या इफेक्ट अलग से हो रहा है या इसमें सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब इसमें देखने के बाद क्या करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन
रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रेड्यूस मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। मतलब क्या करते हैं कि मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उसको रोकथाम करते हैं, और इसमें मॉर्बिडिटी मतलब जो रोगों की संख्या होती है, या मोर्टेलिटी मतलब उसमें मृत्यु संख्या दर जो होती है उसको कैसे इसमें जो है डिसीज में कम किया जा सके उसके बारे में इसको डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद उसमें ड्रग में वही चेंजेस करते हैं। तो ये हमारा हो गया फंक्शन हो गया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बात किया गया था, उसको देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स आर द सेट ऑफ प्रोसीजर इन मेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलप टू स्टडी द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं कि प्रोसीजर होता है, सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, ग्रुप ऑफ प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि ये क्यों डेवलप किया जाता है, ये इसको सेफ्टी और एफिकेसी के लिए, ड्रग के लिए, नए ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्यों एसेंशियल होता है, ये मार्केटिंग अप्रूवल के लिए जो है एसेंशियल होता है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो जब इसको जो है अलाउ करती हैं तभी मार्केटिंग कर सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे। इसे जो इसका क्लिनिकल ट्रायल्स एक ड्रग का वो 7 सालों तक रह सकता है। तो हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफिनेशन और कुछ टर्म्स थे इसमें, और भी देखते हैं कि कौन कौन से फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, उसको देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से फेज हैं, फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इसमें देख लेते हैं। पहला है फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि फार्माकोलॉजिकल इवेल्युएशन होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल इवेल्युएशन। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज, ये जो है फर्स्ट स्टेज है टेस्टिंग का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें जो वॉलंटियर्स की संख्या होती है वो कम होती है, 20 से 25 वॉलंटियर्स होते हैं, मतलब जिसके ऊपर टेस्टिंग करना होता है या क्लिनिकल ट्रायल्स करना होता है। क्योंकि ये बिल्कुल नई ड्रग्स होती हैं, उसका कोई थेरापेटिक यूजेस हमें पता होता है लेकिन इतना सही से नहीं पता होगा, तो पता होता है। तो इसमें हम वॉलंटियर्स की संख्या को कम ही रखते हैं, जैसे 20 से 25 वॉलंटियर्स लेते हैं इसमें। इसका पर्पज क्या होता है कि ये ह्यूमन टॉक्सिसिटी को देखता है कि कैसे कैसे टॉक्सिसिटी इसमें ह्यूमंस में फॉर्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये क्या करता है कि ये डोसेज रेंज को टॉलरेट करता है और फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोडायनेमिक्स एक्शन को देखता है। फिर इसमें आता है दूसरा ट्रायल्स फेज जो है फेज सेकेंड। इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो क्लिनिकल इवेल्युएशन होता है कंट्रोल्ड होता है। इसमें जो है जो वॉलंटियर्स होते हैं इसकी संख्या बढ़ा दी जाती है क्योंकि इसका जो ड्रग का एक्शन थोड़ा बहुत हमें पहले फेज से पता चल जाता है। तो इसमें जो वॉलंटियर्स की संख्या 50 से 300 से हो सकती है। और ये क्या करता है कि सिंगल ब्लाइंड टेक्निक को कंट्रोल करता है। इसमें क्या है कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एफिकेसी इसमें ध्यान रखा जाता है, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड ड्रग इंटरेक्शन। अगला जो फेज है फेज थर्ड, इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है इंटेंडेड क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्या होता है कि मोस्ट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये फेज जो थर्ड ट्रायल होता है ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। इसमें 250 से 1000 पेशेंट होते हैं, इसमें वॉलंटियर्स कह सकते हैं जिनके ऊपर हम वैक्सीन या फिर ड्रग्स या किसी भी का जो इसका क्लिनिकल ट्रायल करना होता है उसका यूज करते हैं। इसमें 250 से 1000 पेशेंट हो सकते हैं। ये क्या करता है कि जो डबल ब्लाइंड टेक्निक है उसको कंट्रोल करता है। ये किस लिए कंसर्न होता है, सेफ्टी में, एफिकेसी में, कंपैरिजन एंड अदर ड्रग और पैकेज इंसर में। इसमें जो लास्ट फेज है फेज 4, इसमें क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कह सकते हैं। ये किस लिए डिजाइन होता है, टू डिटेक्ट एनी रोड ऑफ लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर भी करता है। तो हमारा हो गया फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो हमने इसमें दोनों क्वेश्चंस देख लिए। पहला जो क्वेश्चन था इसमें डिफाइन फार्माकोविजिलेंस हुआ या व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, एंड दूसरा क्वेश्चन इसमें था एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन डिटेल। तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत ईजी वे में आंसर लिखा गया है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और याद हो जाएगा। वीडियो देख लीजिएगा तब भी आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है ये डिस्कस डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन डिटेल्स। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन है इसको डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, इसकी हेडिंग हम पहले डाल देते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मतलब इसमें 2 कैटेगरी में बटा होता है, मस्केरिनिक एक्शन एंड निकोटिनिक एक्शन। क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग है तो इसमें 2 रिसेप्टर से बाइंड होता है, मस्केरिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। तो उसी के बेसिस पे हम इसको 2 प्रकार के एक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला मस्केरिनिक एक्शन, दूसरा निकोटिनिक एक्शन। तो सबसे पहले मस्केरिनिक एक्शन देखते हैं। तो इसमें जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना होता है वो हमें बेसिकली इस तरह से लिखना होता है कि कौन सा ड्रग हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट करता है। अगर हमारे बॉडी में बाइंड होता है, शरीर में किसी भी ऑर्गन से बाइंड होता है तो क्या क्या ऑर्गन के मतलब रिसेप्टर से अगर बाइंड होता है तो क्या क्या एक्शन शो करता है, बेसिकली हमें उसे जानना होता है। तो मस्केरिनिक रिसेप्टर है यहाँ पे, मस्केरिनिक एक्शन है। तो इसमें
हमने मेडिसिनल में पढ़ा है या ऑन्कोलॉजी में भी पढ़ा है कि मस्कैरिनिक एक्शन कहाँ पे होता है, हमारे जो है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट में होता है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम में होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है वो किस कंडीशन में होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में होगा तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑर्गन में सबसे ऊपर से जैसे ब्रेन से चलते हैं आई, फिर जैसे ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट शो करता है उसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहले एक्शन ऑन आई, आई हमारे सबसे ऊपर है। सीएनएस पे तो निकोटिनिक रिसेप्टर काम करता है, तो उसे हम निकोटिनिक एक्शन में लिखेंगे। तो इसमें मस्कैरिन में सबसे पहला है एक्शन ऑन आई, हमारे आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, या इसमें क्या हो सकता है, जैसे व्हेन द कोलिनर्जिक ड्रग बाइंड विद द आई देन इट कॉन्स्ट्रिक्ट द पुपिल एंड इट कॉजेज मायोसिस। इसमें जब आई के साथ बाइंड होता है कोलिनर्जिक ड्रग तो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है पुपिल को, और क्या कॉज करता है, मायोसिस कॉज करता है। इट ऑल्सो कॉज द डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एक्वस वेटरस चेंबर, सो इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ आई इज डिक्रीज। मतलब जब ये डिस्चार्ज करेगा हमारे एक्वस वेटरस चेंबर से फ्लूइड को, तो क्या होगा कि इंट्राओकुलर प्रेशर जो होगा हमारे आंख का वो डिक्रीज होगा। और जब इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये हमारे किस में यूज होगा, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाएगा, एस्टाइलकोलिन का। तो हमारा होगा मस्कैरिनिक एक्शन, एक्शन ऑन आई। अगला ऑर्गन देखते हैं एक्शन ऑन ग्लैंड। जब हमारे ग्लैंड पे एक्शन करता है, मतलब ग्लैंड में बाइंड होता है ग्लैंड के रिसेप्टर से, तो क्या एक्शन करता है उसको देखते हैं। तो इसमें पहली लाइन तो वही लिख सकते हैं जैसे हमने आई में लिखा, व्हेन एस्टाइलकोलिन ड्रग आर बाइंड विद द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड दे इंक्रीज देयर सिक्रेशन बिकॉज दे आर एक्साइटेटरी नेचर। तो अगर आपने इसमें देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा जो रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, तो इसमें दो नेचर्स के थे, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो इसमें जो एस्टाइलकोलिन था एक्साइटेटरी नेचर का था, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जब एस्टाइलकोलिन हमारे ग्लैंड से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से बाइंड होता है तो हमारे जो उसमें सिक्रेशन होता है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का, उसको इंक्रीज कर देता है क्योंकि एक्साइटेटरी नेचर का होता है। और इसमें क्या कर सकता है कि फ्रॉम आई द सिक्रेशन ऑफ टीयर्स, मतलब आंखों से हमारे जो टीयर्स को सिक्रेट करता है, और जो माउथ से सिक्रेशन है सलाइवा को इंक्रीज करता है, और हमारे जो स्वीट ग्लैंड से है वो स्वीटिंग को इंक्रीज करता है। तो हमारा ग्लैंड पे जब बाइंड होता है तो हमारा ये इफेक्ट शो करता है। अगला एक्शन कहाँ पे शो करता है, एक्शन ऑन स्मूथ मसल्स। जब हमारे स्मूथ मसल्स पे बाइंड होगा तब क्या एक्शन शो करेगा। When acetylcholine bind with the receptor on smooth muscles, they cause excitatory action and cause constriction is smooth muscles। मतलब ब्रोंकाई से जब ये बाइंड होगा तो क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा उसमें। और जब उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा तो क्या होगा कि उसका डायमीटर ऑफ ब्रोंकाई का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिक्रीज हो जाएगा तो उसमें अस्थमा को कॉज होगा। इसे हम कह सकते हैं कि अस्थमा का फॉर्मेशन होगा, या अस्थमा बीमारी हमें हो जाएगी। तो जब हमारा एक्शन ऑन हार्ट, जब हार्ट पे एक्शन करता है ये एस्टाइलकोलिन, तब क्या होता है, ऑन द हार्ट M2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट। सभी लोग जानते हैं कि जब हार्ट पे हमारे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जब कोलिनर्जिक ड्रग हमारे M2 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एक कौन सा एक्शन शो करता है, इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। क्यों कि द फोर्स ऑफ कंडक्शन इन रिदम्स आर हार्ट इज डिक्रीज। ये फोर्स और जो कंडक्शन होता है हमारे रिदम्स की हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है। और इसका जो रेट ऑफ पंपिंग है, जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ पंपिंग भी यहाँ पे ऑल्सो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे हार्ट पे क्या एक्शन करता है इसको हमने देखा। अगला एक्शन ऑन द ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स पे क्या एक्शन करता है एस्टाइलकोलिन जब बाइंड होता है तब। तो इसमें पहले लाइन तो वही से कर सकते हैं कि इन द ब्लड वेसल्स कोलिनर्जिक ड्रग शोज इनहिबिटरी एक्शन, मतलब जब बाइंड करता है हमारे ब्लड वेसल्स में, क्योंकि क्या होता है कि बिकॉज दे रिलीज द EDRF एंडोथेलियल डिजीज फैक्टर एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो सो द ब्लड वेसल्स डायलेट। जब नाइट्रस ऑक्साइड होता है तो ब्लड वेसल्स बना डायलेट हो जाता है। डायलेट हो जाता है तो उसका ब्लड वेसल से वो उसमें जो है काफी स्पेस हो जाएगा और वो आसानी से जो है डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जब उसको काफ़ी जगह मिलेगा, क्योंकि आपने एक थ्योरी पढ़ी थी फिजिक्स में, बर्नौली। तो बर्नौली में क्या था कि जितनी पतली पाइप से हम उसको गुजारते हैं फ्लूइड्स को, उतना तेजी से फ्लो करता है। तो इसमें क्या होगा कि ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाएगी तो इसमें फ्लो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अगला जो है एक्शन ऑन GIT। GIT पे क्या एक्ट करता है इसको देखते हैं। तो एस्टाइलकोलिन एक्ट ऑन GIT, एक्साइटेटरी एक्शन उसमें शो करता है। इट इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड पैरालिस्टिक मूवमेंट इन द इंटेस्टाइन। फिर इसमें हमारा जो मस्कैरिनिक एक्शन था वहां पर समाप्त होता है। दूसरा इसमें निकोटिनिक एक्शन, मतलब जब निकोटिनिक एक्शन होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होता है, तब क्या एक्शन शो करता है। तो एक्शन ऑन CNS पे क्या एक्शन शो करता है, कोलिनर्जिक ड्रग कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब BBB, सो दे डू नॉट शो एनी रिस्पॉन्स ऑन ब्रेन। मतलब जब ये जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से पार नहीं कर पाते हैं, तो ये CNS पे बाइंड ही नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं कि वहाँ पे रिस्पॉन्स कोई शो नहीं करते हैं।
अगला इसी में एक्शन ऑन ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे क्या एक्शन शो करते हैं? When the acetylcholine bind these receptor, they increase the release of transmitters, मतलब ये ट्रांसमीटर्स के रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं। और मसल्स में हमारे क्या एक्शन कर सकते हैं कि एनएम रिसेप्टर इज प्रेजेंट मसल्स पे। When acetylcholine bind the NM receptor, the muscles contraction is increase, मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन दूसरा भी यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है, क्लासिफाई पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट एंड राइट ए नोट ऑन द फार्माकोलॉजी ऑफ लिडोकेन। उसमें लिडोकेन का फार्माकोलॉजी लिखना है और जो क्लासिफाई करना है पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को। तो इसका आंसर हम लोग देते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। सभी आंसर इसमें आसान भाषा में लिखे गए हैं कि आपको समझ में आए, लाइन टू लाइन लिखा गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट आर ड्रग दैट एक्ट पेरिफेरली एट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन मसल्स फाइबर इटसेल्फ। इसे हम क्या कह सकते हैं? सेंट्रली इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्सिस रिड्यूस द मसल स्टोन एंड क्योर पैरालिसिस। तो मसल्स रिलैक्सेंट क्या होता है कि ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे सेंट्रली मतलब होते हैं और ये क्या रिड्यूस करते हैं? मसल स्टोन को, जो हमारे पैरालिसिस को कॉज करता है। तो मसल्स रिलैक्सेंट इज ए ड्रग दैट अफेक्ट स्केलेटल मसल जंक्शन एंड डिक्रीज द मसल्स tone. It may be used to improve symptoms such as the muscle spasm, pain and hyperreflexia. तो ये क्या करते हैं कि इंप्रूव करते हैं हमारे सिम्टम्स को, जैसे कि स्पाज्म हो गया, पेन हो गया, हाइपर रेफ्लेक्सिया हो गया। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? मेनली 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट होता है। इट इज डिवाइडेड मेनली 2 पार्ट्स। सबसे पहले पेरिफेरली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट एंड सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। तो जो मसल्स रिलैक्सेंट जो होते हैं वो मेनली 2 पार्ट्स में होते हैं, पेरिफेरली एक्टिंग एंड सेंट्रली एक्टिंग। तो हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है? इस क्वेश्चन में पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में लिखना है। तो ये जो है मेनली 2 प्रकार से ये भी होते हैं, नॉन पोलराइजिंग एंड डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। तो नॉन पोलराइजिंग ब्लॉकर्स को हम कम्पिटेटिव ब्लॉकर्स भी कहते हैं और पोलराइजिंग ब्लॉकर्स होता है। 2 प्रकार से इसमें बेसिकली बटे हुए होते हैं। तो इसका ब्रीफ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन पोलराइजिंग ब्लॉकर, मतलब कंपेटिटिव ब्लॉकर्स में कौन कौन से ड्रग आती हैं। इसमें भी 3 प्रकार से बांटा गया है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन से ड्रग आते हैं? जैसे ट्यूबरक्यूरेन एंड पेनारोनियम हो गया, डेक्सोक्यूरेनियम हो गया, पेपरोनियम हो गया। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हो गया बैक्यूरोनियम एंड एट्राक्यूरेनियम, सिस्ट्राक्यूरेनियम एंड रिकोक्यूरेनियम, रिपाक्यूरेनियम। तो हमारा होगा इंटरमीडिएट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में होगा मीवाक्यूरियम। तो ये होगा शॉर्ट एक्टिंग। इसमें जो है दूसरा डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, इसमें सेक्सिनिल क्लोराइड हो गया, डेक्सोमेथोनियम हो गया। तो हमारा हो गया नॉन पोलराइजिंग कंपिटेटिव ब्लॉकर्स। तो ये हो गया डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन था हमारा पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट को हमने क्लासिफाई कर दिया। इसमें एक क्वेश्चन और था, लिडोकेन के बारे में लिखना था। लिडोकेन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें लिखना था, फार्माकोलॉजी लिखनी थी लिडोकेन की। तो सबसे पहले लिडोकेन का बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं। इसमें थोड़ा सा लिख भी सकते हैं एग्जाम में। जैसे इंट्रोड्यूस ये कब 1947 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लिडोकेन इज ए डेरिवेटिव ऑफ द टर्सरी स्टार्च ऑफ डाईएथिल अमीनो एसिटेट एसिड, मतलब टर्सरी स्टार्च होता है। इन कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.5% ये हमारे इसका जो है प्रोवाइड करते हैं हमारे, किस लिए? फास्ट स्पीड ड्यू टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो 0.5% में अवेलेबल होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन इसमें क्या होता है कि इस फिगर को हम लोग ध्यान से समझते हैं। मोड ऑफ एक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। केवल फिगर बनाया है यहाँ पे, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जो है एक एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है। एक्सोनल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ECF होता है, यहाँ पे ICF होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। और यहाँ पे जो है यम गेट बना होता है या एम गेट चैनल होते हैं। इसमें 3 प्रकार के, जैसे एक प्रकार के एम गेट चैनल होते हैं तो इसका 3 मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पे जो है एम गेट चैनल में ही यहाँ पे क्या लोकल एनेस्थेटिक जो है रिसेप्टर पाया जाता है, लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर। तो क्या होता है कि जो सोडियम आयन चैनल है नॉर्मल कंडीशन में, इसमें यम गेट जो है बंद रहता है, क्लोज रहता है। तो सोडियम आयन यहाँ पे इन्फ्लक्स नहीं कर पाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सीएनएस में हमारा कोई स्टिमुलेंट्स नहीं होता है,
और जब क्या होता है किसी कंडीशन ऐसी आती है जब हमारे ब्रेन में, जब हमारे शरीर में कोई चोट लगी या कुछ भी हमारे ट्रांसमिट करना होगा, सूचनाओं को पहुंचाना होगा ब्रेन में, तो क्या होता है यम गेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। और जब यम गेट ओपन हो जाता है तो सोडियम चैनल ECF टू ICF वहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं और Na जो है सोडियम आयन चैनल होता है एक्टिव कंडीशन में आ जाता है, तो हमारे ब्रेन में जो है कोई भी सूचना आसानी से पहुंच जाती है। तो ये लिडोकेन जो है बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक में यूज होता है। तो लोकल एनेस्थेटिक में क्या होता है कि हम ब्रेन से उसका जो है संपर्क तोड़ देते हैं वहाँ पे कि कोई सूचना हमारे ब्रेन तक ना पहुँचे। तो जो हमारे दर्द वर्द होना होगा हमारे जो सर्जरी के पहले, मतलब जो सर्जरी में होना होता है वो नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम कोई ड्रग देते हैं लोकल एनेस्थेटिक, जैसे हो गया लिडोकेन हमने दिया, तो क्या करता है कि ये सोडियम आयन चैनल तो यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि यम गेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो जब ओपन हो जाएगा तो नीचे जाएगा, तो इसमें जो है जो ड्रग होगा वो टूटेगा, आयोनाइज होगा। आयोनाइज में होगा जो इसमें माइनस चार्ज वाला होगा, वो जाके यहाँ पे जो रिसेप्टर पाया जाता है, ये लिए लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर, उससे बाइंड हो जाएगा। जब उससे बाइंड हो जाएगा तो सूचना आगे जाएगी नहीं ब्रेन तक, तो हमारा क्या होगा कि एनेस्थेटिक का काम सही से कर पाएगा। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हमारा मोड ऑफ एक्शन हो गया लिडोकेन का। तो लिडोकेन में हमारा फार्माकोलॉजी पूछा था, तो जब भी किसी ड्रग का फार्माकोलॉजी पूछते हैं तो उसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद मोड ऑफ एक्शन लिखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स लिखते हैं, इंडिकेशन लिखते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी, एडवर्स इफेक्ट, उसका थेरापेटिक यूज, ये सब लिखते हैं इसमें। तो हमने मोड ऑफ एक्शन देख लिया, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स इसका। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इसका होता है वन सेट ऑफ एक्शन होता है, जो इसका एक्शन होता है 4 से 17 मिनट में होने लगता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 3 से 6 घंटे का होता है। इसका हाफ लाइफ जो होता है 13 मिनट का होता है। और ये जो है IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में भी अवेलेबल होता है। और इसकी हाफ लाइफ जो है लीवर डिजीज में इंक्रीज हो जाती है। इसका इंडिकेशन क्या कर सकते हैं कि एपिडर्मल होता है, सर्जिकल स्पाइनल एनेस्थेसिया में यूज होता है, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स करने में, इंसेक्ट बाइट्स एंड माइनर बर्न्स पेनफुल, मतलब इसमें जो माइनर बर्न्स हो सकते हैं, पेन हो सकता है इंडिकेशन। तो इसमें अवेलेबिलिटी क्या होती है कि इंजेक्शन गैसिकेन 30 ml इसके रूप में अवेलेबल होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लड विजन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पपिल्स ऑफ आई, रैश हो सकता है, एडेमा, टिश्यू नेक्रोसिस, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है इसमें, ड्राउजीनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें भी हो सकता है। क्योंकि इसमें जो लोकल एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थेटिक, इसमें सबसे ज्यादा जो है प्रिकॉशन रखना पड़ता है डॉक्टर्स को, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी डोज या किसी भी तरह का अप डाउन होगा इसमें तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसमें क्या हो सकता है कि एडवर्स इफेक्ट इसका होगा। थेरापेटिक यूज इसका क्या यूज इन लोकल एनेस्थेटिक, जो लिडोकेन है इसका यूज लोकल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। इसमें कंट्राइंडिकेशन जो लिखा है, कंट्राइंडिकेशन, इसमें क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, थैलिक इम्पेयरमेंट, प्रेगनेंसी, चाइल्ड विद 12 ईयर्स ऑफ एगो। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें ये भी समाप्त होता है। जो क्लासीफाई पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ द लिडोकेन। तो हमारा हो गया। लिडोकेन किस रूप में यूज करते हैं, जो है लोकल एनेस्थेटिक रूप यूज करते हैं। तो सेक्शन भी हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। सेक्शन सी को देखते हैं। तो इसमें सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। तो इसमें सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल। तो हमारा जो वेरियस जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट्स है इसको हमें जो है डिटेल्स में लिखना है। तो देयर आर 2 मेन्स रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। सबसे पहला इंटरनल रूट हो गया, दूसरा पैरेंटल रूट हो गया। इंटरनल रूट एंड पैरेंटल रूट। तो इसमें हमने बेसिकली ये क्वेश्चन जो हमने लिखा है इस सॉल्यूशन में, ये हमने बेसिकली 10 नंबर के लिए लिखा है कि अगर 10 नंबर में भी आता है तो इसे आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग हो गया है लेकिन आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो पहला इंटरनल रूट है इसमें क्या होता है कि द इंटरनल रूट इंक्लूड्स ओरल रूट। ये जो है इंटरनल रूट में कौन कौन से रूट आते हैं, जैसे ओरल रूट हो गया, नसल रूट हो गया, सबलिंगुअल रूट हो गया, वेजाइनल एंड रेक्टल रूट हो गया। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं। ओरल रूट के होते क्या है, मतलब इंटरनल रूट के। तो इसके एडवांटेज होते हैं कि ये मोस्ट कन्वीनियंट रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें पेशेंट क्या होता है कि प्रेस्क्राइब मेडिसिन खुद से ले सकता है। पेशेंट कैन टेक द प्रेस्क्राइब मेडिसिन हिमसेल्फ। देयर इज नो पेन टू द पेशेंट। दिस रूट इज वेरी इकोनॉमिकल, मतलब ये बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। इसमें जो पेशेंट को पेन नहीं होता है, मेन बात यह है। इसमें इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा अवॉइडेड बाय द स्केलेटल रूट। तो इसका एडवांटेज हमने देख लिया है। पे डिसएडवांटेज क्या होता है इसको देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ ड्रग टेकन बाय द ओरल रूट इज डिलेड, मतलब इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है धीरे धीरे होता है। तो इसमें जो इसका एक्शन जो होता है धीरे होता है। ये इमरजेंसी रूट नहीं है, क्योंकि इसको इमरजेंसी रूट में हमें तुरंत आवश्यकता होती है दवा की, और इसको ओरली अगर हम देंगे तो इसको
एब्जॉर्ब होते होते 3-4 घंटे का समय लग जाता है, तो इसको हम इमरजेंसी रूट नहीं कह सकते हैं। ये क्या करता है कि ये द इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी गिवन थ्रू दिस रूट। इरिटेंट ड्रग जो होते हैं इसके इस रूट के थ्रू नहीं दिया जा सकते हैं, इंटरनल रूट के थ्रू। दिस रूट कैन नॉट बी यूज इन द केस ऑफ अनकॉन्शियस एंड नॉन कॉम्पिटिटिव पर्सन। Care should be taken, not sufficient quantity of the water should be given to the patient of the drug to prevent sticking of drug in esophagus and to decrease irritant effect of medicines taken। मतलब इसमें जो केयर है वो भी प्रॉपर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम ज़्यादा वाटर लेते हैं अपने टेबलेट्स के साथ तो क्या करता है हमारे ओसोफेगस में स्टिकिंग कॉज कर देता है ड्रग का। तो क्या कर सकता है कि हम इफेक्ट ऑफ मेडिसिन जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तुम्हारा हो गया डिसएडवांटेज हो गया इंटरनल रूट के। अब इंटरनल रूट के टाइप्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें इंटरनल रूट का पहला रूट है ओरल रूट, इसे हम बाय माउथ भी लिख सकते हैं। दिस इज द नेचुरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। द ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, मिक्सचर, ETC आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट। मतलब इसमें क्या होता है कि ओरल रूट में कि ये जो नेचुरल रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, इस ड्रग में कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं, जैसे इस रूट में कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर हो गया, मिक्सचर हो गया, इसको हम इस ओरल के थ्रू ले सकते हैं। अगला जिसमें नसल रूट है, जिसमें क्या है कि सर्टेन ड्रग कैन प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट एंड आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ द नसल गुट्टे, इसे हम कह सकते हैं, नसल ड्रॉप्स कह सकते हैं, गुट्टी जिसे हम अपने देहाती में कहते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेशन द ड्रग ऑफ इमिडाजोलिन कंपाउंड्स लाइक नेपाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, एफेड्रिन एंड ये सब ड्रग क्या होता है कि हमारे इस नसल ड्रॉप के रूप में इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो हमारा नजल रूट हो गया। अगला जो सबलिंगुअल रूट, इसमें क्या होता है कि द आर प्लेस्ड अंडर द टंग सक्ड, इसको हम जीभ के नीचे रख के उसको सक्ड करते हैं। दिस रूट इज यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लाइसिन टैबलेट्स इन द डिजीज एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब एंजाइना पेक्टोरिस में इस जो रूट का है सबलिंगुअल रूट का यूज होता है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोग्लाइसिन जो टैबलेट होती है उसको सबलिंगुअल रूट के द्वारा ही हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें एक ड्रग और है जैसे आइसोप्रेनालिन इज गिवन टू द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के केस में जो आइसोप्रेनालिन दिया जाता है उसको हम सबलिंगुअल रूट से लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसका ऑनसेट एक्शन जो है क्विक होता है। ये ओवरडोज, इसमें जो ओवरडोज को अवॉइड किया जाता है। द ड्रग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द स्टमक एंजाइम, मतलब स्टमक एंजाइम से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे टंग में सक्ड होके मेटाबोलाइज हो जाते हैं हमारे स्टमक में जाके, तो इसमें लीवर जो है अवॉइड कर दिया जाता है। अगला जो रूट है इसमें इंटरनल रूट में वेजाइनल रूट। इसमें क्या होता है कि द रूट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। क्लोट्रिमोजोल वेजाइनल सपोजिटरीज आर यूज्ड इन द केस ऑफ वॉल्वो वेजाइनल कंडियासिस। तो ये हमारा हो गया वेजाइनल रूट। तो हमारा इंटरनल रूट हमें समाप्त होता है। इसमें हमने देखा ओरल रूट देखा, नसल रूट देखा, सबलिंगुअल रूट देखा और वेजाइनल रूट देखा। इसमें जो है एक और रूट बचा हुआ है रेक्टल रूट। ये क्या होता है कि द ड्रग थ्रू दिस रूट इन द फॉर्म ऑफ द सपोजिटरी और एनेमा आर गिवन टू प्रोड्यूस लोकल सिस्टमिक इफेक्ट। जैसे ग्लूकोज पैराल्डिहाइड कैन बी एडमिनिस्टर थ्रू दिस रूट। ग्लूकोज और पैराल्डिहाइड को हम रेक्टल रूट के थ्रू हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी ड्रग है, क्लोरोप्रोमाजीन सपोजिटरी आर गिवन फॉर द मोमेटिक कंट्रोल एंड कॉर्टिसोमा इज गिवन थ्रू दिस रूट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो हमारा हो गया इंटरनल रूट। अगला जो पैरेंटल रूट, पैरेंटल रूट में क्या होता है, द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी व्हेन द body with the help of the syringe and the needle to produce certain physiological effect. This type of injection are as number। प्लस में क्या होता है कि पैरेंटल रूट में हम इंजेक्शंस का यूज करके ड्रग्स को इंजेक्ट कराते हैं बॉडी में, तो हमारा पैरेंटल रूट कहलाता है। इसके जो टाइप्स है, सबसे पहला है सबक्यूटेनियस रूट। इसमें क्या होता है, एन इंजेक्शन इज मेड अप ऑफ इंसर्टिंग ए हाइपोडर्मल नीडल, और इसमें क्या होता है थ्रू द लेयर्स ऑफ द स्किन इनटू द एरियोलर टिश्यू। और इसमें इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस के बाद इंट्राडर्मल है। इसमें क्या होता है कि जैसे ड्रग है स्मॉल क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस करा जाता है, कहाँ पे, अपर लेयर ऑफ स्किन, जो स्किन की अपर लेयर में होती है उसमें जो है इंट्रोड्यूस करा जाता है। इसको इंट्राडर्मल रूट कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन को इसी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कराया जाता है, और BCG और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगती है उसको भी हम इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट कराते हैं। अगला जो इंट्रामस्कुलर, इसमें क्या होता है कि इसमें भी सीरिंज और नीडल का यूज करते हैं। इसमें जो सीरिंज को कहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम डीपली इंट्रोड्यूस कराते हैं, कहाँ पे, डेंटोइड मसल पे, डेंटोइड मसल्स और ग्लूटियल मसल्स पे। द इंजेक्टेड मेडिसिन रीच इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। द एक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन इज क्विकर देन द ओरल रूट। मतलब इसका जो एक्शन होता है क्विक होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द ओरल रूट।
अगला जो रूट है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस आईवी बहुत फेमस रूट है। इसमें क्या होता है, द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ द सीरीज इन द नीडल। इसमें भी सीरीज इन द नीडल का तो एक पॉइंट इसमें सब में कॉमन है पैरेंटल रूट में। तो इसमें क्या है कि कोर मस्ट बी टेकन एक्सीड डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड एंड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ में अकर्स। तो इसमें हम बेसिकली 7 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लॉन्ग नहीं लिखना है, मैं 10 नंबर में आया तब इतना लॉन्ग लिखना है। इसमें 2-2 लाइन आप लिख सकते हैं इसमें से। अगला जो रूट है इसमें इंट्राएथिकल है। इंट्राएथिकल में किसमें हम इंजेक्ट कराते हैं, बोन मैरो में इंजेक्ट कराते हैं। इंट्रापेरिटोनियल हो गया, इंट्रामेडुलरी हो गया। तो ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। दिस रूट इज द रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। दिस रूट इज यूज्ड व्हेन द देयर इज अ डिफिकल्टी एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। तो हमारा हो गया इंट्रावेनस, तो सॉरी पैरेंट्रल रूट हो गया। पैरेंट्रल रूट का हम देखते हैं एडवांटेज क्या होता है। तो इसमें जो एडवांटेज होता है, ये बहुत ही रैपिड एक्शन होता है। इसका जो ड्रग होता है डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है, तो इसकी कोई एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो रूट है ये हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट को भी यूज किया जा सकता है। और इसमें जो डोज होता है, कम डोज पे भी ये आसानी से हमारे जो है इफेक्ट शो करता है इन द कंपेरिजन ऑफ ओरल रूट के। तो हमारा डिसएडवांटेज क्या है इसका देख लेते हैं। इसमें कोई पेन दे लीजिए, इसमें जो है पेन होता है जब हमें इंजेक्ट कराया जाता है हमारी बॉडी में। और ये रूट क्या करता है कि ये केवल ट्रेन पर्सन के द्वारा ही इस रूट को हम फॉलो कर सकते हैं। और इसमें जो नीडल्स एंड सीरीज होती है उसको प्रॉपर स्टेलाइज करना पड़ता है। तो हमारा डिसएडवांटेज हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो 7 नंबर का समाप्त होता है, जो है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें व्हाट इज बायोट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो इसमें पहले बायोट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और जो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है इसके आंसर में। तो इसमें क्या है कि बायोट्रांसफॉर्मेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस मेनली इन द लीवर एंड हेल्प्स टू फैसिलिटेट द एक्सर्शन ऑफ द बोथ एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस सब्सटेंसेस। तो इसमें बायोट्रांसफॉर्मेशन में ड्रग मेटाबॉलिज्म आता है। तो ये क्या होता है, इट इज द प्रोसेस विच डिस्क्राइब बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग और नॉन एसेंशियल कंपाउंड इन बॉडी। जो हमारे जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है, उसको जब हम उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसे हम ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसमें आसानी से एलिमिनेटेड हो सकते हैं। तो लीवर इसका मेजर सोर्स होता है। तो इसमें फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है, फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये सब डिटेल अगर आपको 10 समय पूछता है तो उसको लिखना होता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमने बेसिकली पूछा बेसिक रूप से, तो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। और उसके बाद डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। Acidic drugs generally bind to the plasma albumin and basic drugs to alpha-1 acid glycoprotein। तो इसमें क्या होता है कि एसिडिक ड्रग जो होता है वो जनरली किससे बाइंड करता है, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से। और जो बेसिक ड्रग होता है वो अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करता है। और इसमें जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो किससे बाइंड करते हैं, लार्जली रेस्ट्रिक्टेड वेस्कुलर कंपार्टमेंट से बाइंड करते हैं। तो हमारा हो गया सिग्निफिकेंस में। अगला देखते हैं, द बाउंड फ्रैक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन। हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। मतलब इसमें जो हाई डिग्री का प्रोटीन बाइंडिंग होता है तो क्या करता है कि ड्रग्स को लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का बनाता है। और इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि फ्री ड्रग का फॉर्मेशन होता है। इसमें ड्रग इंटरेक्शन अच्छा होता है जो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में। और इसमें क्या और हो सकता है कि हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स है लोअर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका वॉल्यूम लोअर होता है। बाउंड फ्रैक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन बट इन इक्विलिब्रियम विद फ्री ड्रग इन प्लाज्मा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है जो सिग्निफिकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और बायो ट्रांसफॉर्मेशन का था। अगला क्वेश्चन इसमें जो है एक्सप्लेन सिंगल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिग्नलिंग। तो इसमें बहुत अच्छे से समझने वाला है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को इसमें। तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, आपको भी समझ में आने वाला जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को इसके बारे में बेसिकली हम बताया गया इस वीडियो में। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस बाय विच ए केमिकल और फिजिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए सेल। मतलब इसमें फिजिकल या केमिकल सिग्नल को हम पास करते हैं सेल के द्वारा एज ए सीरीज ऑफ मॉलिकुलर इवेंट्स मोस्ट कॉमनली प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन कैटालाइज्ड बाय प्रोटीन काइनेज विद अल्टीमेट रिजल्ट या सेलुलर रिस्पॉन्स। तो इसमें अब देखते हैं हम लोग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते क्या हैं। तो इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में जीपीसीआर भी कहते हैं कि ये फैमिली होती है सेल मेम्ब्रेन की। जीपीसीआर इज ए फैमिली ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर व्हिच इज एक्टिवेटेड बाय जी प्रोटीन। तो इसमें जी का मतलब प्रोटीन, जी प्रोटीन से जो है एक्टिवेट होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कि व्हिच इज एक्टिवेटेड बाय जी प्रोटीन। दिस रिसेप्टर इज मेड अप ऑफ बाय 7 हेलिकल स्पेयरिंग मेम्ब्रेन्स व्हिच आर कनेक्टेड ईच अदर। इसमें जो 7 हेलिकल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं।
तो इसमें जो स्ट्रक्चर बना है वही देख के इसमें लिख दिया गया पॉइंट वाइज। तो इसमें जो 7 हेलिकल है वो एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट है, आप देख पा रहे हैं। इन दिस हेलिकल चैनल्स 3 सेगमेंट रन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड द 3 सेगमेंट इंट्रा सेलुलर। इसमें 3 सेगमेंट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर ICF है और ECF है और ये ICF है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। तो 3 सेगमेंट क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर में रन कर रहे हैं और 3 सेगमेंट जो है इंट्रा सेलुलर में रन कर रहे हैं। व्हेन ड्रग एगोनिस्ट बाइंड्स विद द अमीनो ग्रुप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, अमीनो ग्रुप से जब बाइंड करता है तो इसमें G प्रोटीन एक्टिव हो जाता है, और जब G प्रोटीन एक्टिव हो जाता है तो क्या करता है, बाइंड कर देता है रिसेप्टर से और हमारा प्रोड्यूस करता है एक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो इसका फिगर हम इस प्रकार से बनाते हैं। इसमें 7 हेलिकल्स होते हैं, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें 3 हेलिकल्स चैनल्स 3 सेगमेंट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ यानी ECF में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रन करते हैं, 3 ICF में रन करते हैं कि जब कोई ड्रग आके बाइंड करता है हमारे अमीनो ग्रुप से तो G प्रोटीन हमारा G एक्टिव हो जाता है और हमारे रिसेप्टर से बाइंड करके हमारा एक्शन शो करता है। तो इसमें 7 हेलिकल स्पेरिंग मेम्ब्रेन है, एक तरफ NH2 ग्रुप लगा है, एक तरफ COH ग्रुप लगा है। तो इसको हम एक साथ इसको इस प्रकार से बना सकते हैं कि 7 हेलिकल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 हेलिकल ग्रुप लगा है, इसे हम हेपा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे COH ग्रुप लगा है। तो जब ड्रग बाइंड करेगा NH2 से तो G यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, G एक्टिव हो जाएगा तो हमारे प्रोटीन से बाइंड करके क्या होगा, प्रोटीन और ड्रग बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि द ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इज डिवाइडिंग द 3 पाथवे। तो ये हमारा 3 पाथवे में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसमें साइक्लेज पाथवेज। तो ये अगर आपसे अलग अलग पूछता है तब भी आप लिख सकते हैं, बाकी इसको आप जाने रहिए, हो सकता है 10 नंबर में आ जाए तो इससे आप लिख सकते हैं। एक्टिवेशन ऑफ द एसिटाइलकोलिन AC मतलब एडिनिल साइक्लेज रिजल्ट इन द इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ द सेकंड मैसेंजर MP CMP which function through alter the function of the many enzymes, ion channel, transportins and structural proteins। तो हमारा पहला हो गया एडिनिल साइक्लेज पाथवे। और दूसरा इसी में फास्फोफाइलेज DAG पाथवे। इसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ द फास्फोलाइपेज हाइड्रोलाइज, इसमें एक्टिवेशन होता है, मेम्ब्रेन इसमें जनरेटेड करता है IP एंड डैग IP, जो क्या करता है कि ये हमारे प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन को एनहांस कर सकते हैं, किसके द्वारा, कैल्शियम आयन के द्वारा। तो हमारा हो गया फॉस्फोलाइड DAG पाथवे। अगला आयन चैनल रेगुलेशन। इसमें क्या होता है कि द एक्टिवेशन ऑफ G प्रोटीन कैन आल्सो ओपन और क्लोज आयनिक चैनल स्पेसिफिक फॉर कैल्शियम आयन के और सोडियम आयन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ट्राई सेकेंड ऑफ मैसेंजर्स। तो हमारा हो गया G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो है शॉर्ट आंसर में जो 7 नंबर के क्वेश्चन है इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ वेक्टर प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनॉल का मैकेनिज्म एक्शन लिखना है हमें, उसका जो है यूज लिखना है, इफेक्ट लिखना है, इन सब के बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले प्रोपेनोलॉल के बारे में जानते हैं कि प्रोपेनोलॉल क्या होता है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये। इसका एक्शन कहाँ पे होता है, CNS पे होता है। ये डिक्रीज करते हैं किसी कोलिनोट्रोपिक इफेक्ट को डिक्रीज करते हैं, SA नोड और AB नोड की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं, और ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन रिड्यूस किसको करते हैं, रेनी रिलीज को रिड्यूस कर देते हैं, और ग्लाइकोजिनोलिसिस ग्लाइकोन सेक्रेशन को भी ये डिक्रीज कर देते हैं। जो प्रोपेनोलॉल होते हैं ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, मतलब ये एड्रेनर्जिक बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि इसमें जो है आप जानते हैं कि प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक साइनेप्टिक लेफ्ट पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये नॉरएपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन होता है जब टायरोसिन से एल-डोपा, एल-डोपा से डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन बनता है। तब ये जो है पोस्ट सिनेप्टिक से प्री सिनेप्टिक से हमारे सिनेप्टिक गैस में रिलीज होता है, उसके बाद वो रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तब ये एक्शन शो करता है। तो जब ड्रग प्रोपेनोलॉल होता है वो पहले ही जाके रिसेप्टर बीटा से बाइंड कर देता है, और जब रिसेप्टर बीटा पहले ही ब्लॉक हो जाएगा तो ये हमारा नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हमारा एक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमारा बीटा ब्लॉकर अपना एक्शन शो कर देगा, तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसमें हम लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट एजेंट बाइंड टू बीटा रिसेप्टर एंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ये क्या करता है कि रिड्यूस द स्लो इनवर्ड कैल्शियम आयन करंट रिड्यूस कर देता है इसको। अब इसमें जो है फार्माकोलॉजी किसी भी ड्रग का पूछते हैं तो इसमें मोड ऑफ एक्शन लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स लिखते हैं, थेरेप्यूटिक यूजेज लिखते हैं, एडवर्स इफेक्ट लिखते हैं। तो हमारा जो है मोड ऑफ एक्शन हो गया, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब होते हैं, ओरली लेते हैं, रेक्टली लेते हैं, या फिर इसमें IV से लेते हैं। तो ये सब है फार्माकोकाइनेटिक्स में लिखना होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड, इसको हम ओरल के थ्रू लिख सकते हैं। तो हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप इसको 2 लाइन बना के लिख सकते हैं कि इन द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑफ जो प्रोपेनोलॉल है इसमें बी कैन टेक दिस ड्रग बाय द ओरली एडमिनिस्टर्ड, या बी कैन टेक दिस ड्रग बाय ओरली। इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब। तो द प्रोपेनॉल ड्रग आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब। इसमें बढ़ा के भी लिख सकते हैं, इसको वेरी शॉर्ट में लिख दिए, आप इसको पॉइंट वाइज याद कर लीजिएगा।
और इसमें क्या है कि ये लार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये रेयरली क्रॉस करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, और ये जो मेटाबोलाइट होते हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो इसका थेरेपेटिक यूजेस क्या है, ये क्लास सेकंड एंटी एरिथमिया ड्रग है, इसमें हाइपरटेंशन को कम करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में इसका यूज होता है, माइग्रेन में होता है, हाइपर थायरॉइडिज्म में होता है, प्रिवेंशन ऑफ डेथ ऑफ एरिथमिया के केस में जब डेथ की कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, एरिथमिस का कॉज करते हैं, सेक्सुअल इंपार्टमेंट को कॉज कर सकते हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस कॉज कर सकते हैं। तो सीएनएस पे इसका क्या इफेक्ट होता है कि डिजीनेस ला देता है, ये फटीग होते हैं, वीकनेस हो जाता है इसमें। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें जो, और वो क्लासिफाई सेडेटिव्स, राइट डाउन द डिफरेंट बिटवीन बेंजोडाइजापाम एंड द बारबिचुरेट्स। मतलब बेंजोडाइजापीन्स और बारबिचुरेट्स में हमें डिफरेंस लिखना है और हमें सेडेटिव्स को जो है क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेडेटिव्स के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स आर दोज ड्रग व्हिच एक्ट ऑन द सीएनएस। ये हमारे सीएनएस पे एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं कि हमारे मेंटल एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे मेंटल एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे हमें क्या होता है, मेंटल डिप्रेस हो जाता है, और ये क्या करता है, नेचुरल स्लीप और या साउंड स्लीप इसमें प्रोड्यूस कराता है हमें। तो सेडेटिव्स आर दोज ड्रग व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप बट रिड्यूस द एक्साइटमेंट ऑफ द ब्रेन एंड डिप्रेस द प्रोड्यूस ड्रॉजीनेस। तो इसमें सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं मेनली। पहला बारबिचुरेट्स, दूसरा बेंजोडाइजापीन्स एंड हाइपोहिप्नोटिक्स, एंड तीसरा नीवर नॉन बेंजोडाइजापीन्स। तो सबसे पहले बारबिचुरेट्स को हम कितना बारबिचुरेट्स है, तो बारबिचुरेट्स भी 3 पार्ट्स में हो सकता है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग में क्या है, फिनोबार्बिटोन हो गया, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन हो गया, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हो गया थियोफेंटोन एंड मेथोहेक्सीटोन। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, क्योंकि 7 नंबर में क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ा थोड़ा इसमें ड्रग के बारे में लिख देते हैं, जिससे हमें मतलब ये जो क्वेश्चन आंसर है हमारा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले फिनोबार्बिटोन के बारे में लिखते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग एक्टिव ड्रग, इट इज यूज इन सेडेटिव्स, और ये आल्सो किसमें यूज होता है, सीजर्स में इसका यूज करते हैं, मतलब हमें जो मिर्गी उर्गी आती है इसमें इसका यूज करते हैं। अगला जो इसमें बारबिटोन का क्या यूज है, इसको हम सोनेरिल भी कहते हैं। ये किसमें यूज होता है, इंसोम्निया में और हिप्नोटिक्स में यूज होता है। इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, इसमें जो सर्जिकल प्रोसीजर में भी इसका यूज होता है। ये किस प्रकार से एक्ट करता है, ये इनहिबिट कर देता है हमारे न्यूरोनल एसिटाइलकोलिन को और ग्लूटामेट के रिसेप्टर को, जिससे हमारा सेडेशन कॉज होता है। थायोपेंटेन क्या है, थायोपेंटेन इसको हम और नाम से किस नाम से जानते हैं, सोडियम पेंटोथेनॉल के नाम से जानते हैं। इंसोम्निया में इसका यूज होता है और जनरल एनेस्थेटिक्स में भी इसका यूज होता है। अब इसमें देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजापीन्स। बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजापीन्स पे मिले डिफरेंस क्या है, इसको देखते हैं। तो डिफरेंस जब लिखते हैं तो हम एक साइड में दोनों लिख देते हैं, जिससे हमारा जो डिफरेंस है आसानी से हमें दिख जाता है। तो बारबिचुरेट्स क्या है, बारबिचुरेट्स आर क्लासिफाइड एज सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स ड्रग एंड सेंट्रल नर्वस डिप्रेसेंट। एंड बेंजोडाइजापीन्स क्या है, बेंजोडाइजापीन्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। बारबिचुरेट्स में क्या होता है कि बार्ब्स क्रिएट ए स्लीपी रिलैक्स्ड फीलिंग बिकॉज दे रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्टेबल द ब्रेन। ये क्या करते हैं कि ये स्लीप कॉज कराते हैं, रिलैक्स फीलिंग को जो है रिलैक्स कर देते हैं, और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं और सेडेशन कॉज कराते हैं। और जो बेंजोडाइजापीन्स क्या होते हैं कि ये एंग्जाइटी का ट्रीट करते हैं, प्राणिक डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, और जो हमारे स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे सीजर हो गया उसको वो डिसऑर्डर भी ठीक करते हैं। बारबिचुरेट्स में क्या होता है कि ये मच मोर एडिक्टिव होते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ बेंजोडाइजापीन्स में, और जो बेंजोडाइजापीन्स होते हैं वो लेस एडिक्टिव होते हैं। बारबिचुरेट्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं और जो बेंजोडाइजापीन्स होते हैं लेस डेंजरस होते हैं। बारबिचुरेट्स में क्या होता है कि दे आर मोर न्यूरोनल डिप्रेशन, इसमें न्यूरोनल डिप्रेशन होता है, ज़्यादा होता है। और बेंजोडाइजापीन्स में क्या होगा, लेस, इसमें होता है लेस न्यूरोनल डिप्रेशन होता है। तो इसमें बारबिचुरेट्स में क्या होता है कि नो एनेस्थीसिया इवन एट हाई डोजेस, मतलब इसमें अगर हम हाई डोज भी देते हैं तो इसमें एनेस्थीसिया कॉज नहीं होता है। और जिसमें है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें हो सकता है बेंजोडाइजापीन्स में। और इसमें बारबिचुरेट्स में क्या है कि नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर जंक्शन फंक्शन एट हिप्नोटिक्स डोसेस। इनमें ये क्या है, कॉज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक डिप्रेशन इसको कॉज कर सकता है। तो मेरा डिफरेंस ऑफ बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजापीन्स यहाँ पे होता है, खत्म होता है। अगला क्वेश्चन इसमें है राइट ए शॉर्ट ऑन नोट्रोपिक्स, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नोट्रोपिक्स होता क्या है। नोट्रोपिक्स और स्मार्ट ड्रग्स, इसको स्मार्ट ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं कि हमारे क्लास होते हैं, किसके क्लास होते हैं, जो हमारे ब्रेन परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, उसी क्लास के ड्रग्स होते हैं नोट्रोपिक्स। इसको स्मार्ट ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करते हैं कि ये समटाइम्स कॉग्निशन एनहांसर्स और मेमोरी एनहांसिंग सब्सटेंसेस, ये मेमोरी एनहांसिंग सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन
नोट्रोपिक्स आर मेडिकेशन दैट हैव स्टिमुलेंट इफेक्ट, इसका स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है। दे कैन कंडक्ट द सिम्टम ऑफ मेडिकल कंडीशन सच एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड नेक्रोलेप्सी और अल्जाइमर डिजीज। ये क्या करते हैं कि काउंटरएक्ट करते हैं किसके सिम्टम्स को, मेडिकल कंडीशन जैसे कि हो गया नेक्रोलेप्सी हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया। और ये क्या क्या काम करते हैं नोट्रोपिक्स, नॉन प्रिस्क्रिप्शन सब्सटेंस दैट कैन काउज दैट कैन एनहांस ब्रेन परफॉर्मेंस इज फोकस सच एज द कैफीन एंड क्रिएटिन एंड आल्सो कंसीडर्स नोट्रोपिक्स। मतलब कैफीन और जो क्रिएटिन है इसी के अंडर में आते हैं। दे डू नॉट ट्रीट डिजीज बट सम मे हैव सम इफेक्ट ऑन थिंकिंग, मेमोरी और अदर मेंटल फंक्शंस। मतलब डिजीज को दूर नहीं करते हैं, बस इसके पास क्या इफेक्ट होता है कि थिंकिंग को बढ़ाते हैं, हमारे मेमोरी को और मेंटल फंक्शन को वेल प्रिपेयर रखते हैं। तो हमारा हो गया नोट्रोपिक्स का इंट्रोडक्शन। और इसमें दो प्रकार से बांट सकते हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन नोट्रोपिक्स और नॉन प्रिस्क्रिप्शन नोट्रोपिक्स। तो जो प्रिस्क्रिप्शन नोट्रोपिक्स होती हैं वो क्या होते हैं, ए पर्सन में टेक नोट्रोपिक्स टू ट्रीट मेडिकल कंडीशन, एडी, एचडी या नेक्रोलेप्सी हो गया, डिमेंशिया हो गया। ये क्या इंक्लूड करता है, मोडाफिनिल को प्रोवीजी नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है कि स्टिमुलेंट्स होते हैं दैट एड्रेलिस एंड सर्टेन ड्रोजीनेस ऑफ नेक्रोलेप्सी। अगला जो एड्रकल क्या यूज है, ये क्या करते हैं कि एम्फेटामीन, इसको विच कंटेन्स एम्फेटामीन इसमें पाया जाता है। अगला इसमें मेथिल पेनिडेट, ये क्या करता है, मैनेज करता है हमारे सिम्टम को, नेक्रोलेप्सी एंड एडीएसडी के सिम्टम को मैनेज करता है। इसका जो है एक और नाम है रिटालिन नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला जो है मेमेंटीन हो गया, जो हमारे सिम्टम अल्जाइमर डिसीज के सिम्टम को ट्रीट करता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये हाई बीपी हो सकता है, इसमें फास्ट हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, इंसोम्निया और अदर स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकते हैं इसमें, और इसमें एडिक्शन हो सकता है। और इसमें जो दूसरा टाइप था इसका ओवर द काउंटर नोट्रोपिक्स, मतलब इसको हम बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर नोट्रोपिक्स। इसमें क्या होता है कि बूस्ट मेंटल, ये क्या करते हैं हमारे मेंटल परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं, और नोट्रोपिक्स डू नॉट रिक्वायर प्रेस्क्रिप्शन। और इसमें फॉलोइंग नोट्रोपिक्स हैं, उसके यहाँ प्रेस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सबसे पहले हो गया कैफीन तो हम सभी जानते हैं, हमारे चाय में पाया जाता है, कॉफी में पाया जाता है निकोटीन कैफीन। तो इसमें क्या होता है, मेनी पीपल कंज्यूम बेवरेजेस दैट कंटेन कैफीन सच एज कॉफी और टी। मतलब बहुत से लोग जो है कैफीन को लेते हैं कॉफी या टी के रूप में या बेवरेजेस के रूप में। हैविंग ए रेगुलर कप ऑफ टी ऑफ मे बी गुड वे टू बूस्ट मेंटल फोकस, मतलब इसमें मेंटल फोकस को बढ़ाता है। अगर हम एक कप चाय या कॉफी पीते हैं तो इसलिए चाय और कॉफी का प्रचलन हमारे यहाँ बहुत है। हाउ एग्जामाइन और एक्सटेंस, मतलब अगर हम इसका डोज बढ़ाते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे सेहत के लिए हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू FDA पीपल शुड नॉट कंज्यूम 400, मतलब फूड डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि 400 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन एक दिन में नहीं लेना चाहिए। कैफीन की जो पिल्स आती है वो ज़्यादा स्टिमुलेट्स कॉज करती है और प्रेग्नेंट वुमेन को इसको अवॉइड करना चाहिए। तो हमारा कैफीन हो गया। अगला इसमें थियानिन, इसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हमारे ये ब्लैक और ग्रीन टी के रूप में पाए जाते हैं, और ये कैफीन के साथ ज़्यादा वर्क शो करते हैं। इसका जो है पर डे के हिसाब से हमें 400 से 400 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। और इसका जो है अदर और भी ड्रग हैं जैसे 3 ओमेगा फैटी एसिड हो गया, रेसेटाम्स हो गया, रोडेलिया हो गया। तो हमारा हो गया ओवर द काउंटर नोट्रोपिक्स। तो नोट्रोपिक्स के बारे में हमने देखा, और इसमें प्रेस्क्राइब्ड नोट्रोपिक्स देखा हमने, ओवर द काउंटर नोट्रोपिक्स देखा। इसमें लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एनेक्साइटी एजेंट। इसको देखने के बाद हमारा ये पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सोचते हैं एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है। ड्रग विच इनहांस अल्टरनेस एंड मे रिजल्ट इन ऑन इंक्रीज आउटपुट ऑफ बिहेवियर, मतलब जो ड्रग होते हैं हमारे अल्टरनेस हमारे कॉज कर सकते हैं या हमारे आउटपुट बिहेवियर को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे क्या होगा कि पोटेंशियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द एक्टिवेशन ऑफ डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉन एड्रेनालिन। इसमें जब कोई डिफरेंस पैदा करते हैं इसमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। जो डिप्रेशन को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। द पर्पज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इज टू इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्स से। तो इसमें टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट क्लासिफिकेशन इसमें तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे पहला है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। तो सबसे पहला जो है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ यानी मोनोमाइनो ऑक्सीडेज। तो इसमें क्या है कि पहला जो है मोक्लोबिमाइड, क्लोरगाइलिन। तो ये दो इसका एग्जाम्पल है। इसमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का ए है जो सोडियम आयन 5 हाइड्रोजन रीअपटेक इनहिबिटर्स में, इसका जो एग्जाम्पल है इमीप्रामीन, एमिट्राइडलिन एंड ट्राइमीप्रामीन हो गया, डॉक्सीपिन हो गया,
पिन हो गया एंड क्लोमीब्रामीन हो गया। अगला जो इसमें प्रीडोमिनेटली सोडियम रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल जो हो गया डेसिप्रामीन हो गया, नोट्रिप्टाइलिन हो गया, एमॉक्सिपिन हो गया एंड रेबोएक्सिनेटिक हो गया। अगला जो सिलेक्टिक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें इसका एग्जांपल जो है फ्लोक्सीटिन हो गया, फ्लोक्सामाइन हो गया, पैरोक्सिटिन हो गया, सेट्रालिन हो गया, सेटाल्प्राम एंड एस्टालोप्राम हो गया, पेपोक्सटेनिन हो गया। अगला जो है सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें वेनलफैक्सिन हो गया, डिलोक्सेटिन हो गया। एस्टाइल एंटी डिप्रेसेंट में कौन कौन से ड्रग आते हैं, सेट्राजोडोइन हो गया, मिनासेरिन हो गया, मिटाजापिन हो गया, बाइप्रोपियोन हो गया, टेयानेप्टिन, एमिनिप्टिन एंड एटोमोक्सिथिन हो गया। तो हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का जो क्लासिफिकेशन हो गया। एंटी एंजाइटी एजेंट कौन कौन से होते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर दो कैन बी डिफाइंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स मोस्टली माइल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं व्हिच एम टू कंट्रोल द सिम्टम ऑफ एंजाइटी प्रोड्यूस अ रेस्टफुल स्टेट ऑफ माइंड। इसका क्लासिफिकेशन हो गया जैसे डाइजापाम है, क्लोडाइजापाक्साइड हो गया, ऑक्सीजोपाम हो गया, लोरेजापाम हो गया, अल्प्राजोक्लोम हो गया। ये सब हमारे बेंजोडाइजापिन्स के एग्जाम्पल हो गए। और इसमें एजोपायरोन्स के एग्जाम्पल है जैसे पायरोन हो गया, जिपायरोन हो गया, पायरोन हो गया। सेडेटिव्स एंटीहिस्टामिनिक के एग्जांपल हाइड्रोक्सीजिन हो गया, बीटा ब्लॉकर का प्रोपेनोलॉल हो गया। तो हमारा यहाँ पे 2019-20 का जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट का इसमें सेक्शन सी भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमने इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लिया। सेक्शन ए को हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ये यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसका सोल्यूशन जो है प्राप्त कर सकें। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।